29 तारीख के बाद कोई भी आदमी पेटीएम बैंक में अपना पैसा जमा नहीं कर पाएगा। पेटीएम की अगर साख गिरेगी तो आपकी भारत की साख गिरेगी। आरबीआई इस मामले में अगर मान लीजिए पेटीएम की गड़बड़ियों को सामने लेके आया है तो ये एक इसको पॉजिटिव साइन के तौर पे लेना चाहिए, न कि विफलता के तौर पे लेना चाहिए कि अरे पेटीएम तो विफल हो गया। तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि जब राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लेके आए थे तो उस समय में भारत के वामपंथी पार्टियों ने काफी विरोध किया था कि इससे काम छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर भी राजीव गांधी लेके आए। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों पेटीएम की बड़ी चर्चा है और आज सोशल मीडिया पे भी एक्स पर भी ये जो है हैशटैग पेटीएम के नाम से वायरल हो रहा है। पेटीएम में क्या चल रहा है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार शंभू भद्रा। शंभू भद्रा जी, ये पेटीएम का मामला क्या है पूरा? जो पेटीएम का इशू है ये है कि पेटीएम कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं देती हैं बैंकिंग के लिए, लेन देन के लिए। तो पेटीएम का जो कई एक सेवा है पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के तहत आरबीआई ने पिछले कुछ एक साल के अंदर में आरबीआई ने पाया कि कई सारे जो लेन देन है वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। एक ही आधार पे कई सारे अकाउंट्स हैं। जो लेन देन है वो थोड़ा संदिग्ध है। किसको पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ से पैसा उसमें जमा हो रहा है और किसको जा रहा है। तो इस तरह के संदिग्ध लेन देन के चलते जब आरबीआई ने जांच की तो उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिला वहां पे कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और आरबीआई की नजर में ये गड़बड़ियां हैं। 29 तारीख के बाद कोई भी आदमी पेटीएम बैंक में अपना पैसा जमा नहीं कर पाएगा। एक तो वो है। दूसरा सर्विस, इंपॉर्टेंट सर्विस था कि जितने मर्चेंट है यानी कि दुकानदार हैं, मॉल हैं, वहां पे क्या होता था कि जैसे कोई ग्राहक आया और वो पेमेंट किया, उसको पेटीएम पे पेमेंट कर दिया, 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, जो भी पेमेंट करना है उसने पेमेंट किया। तो वो पैसा पहले पेमेंट बैंक में जाता था और फिर पेमेंट बैंक के थ्रू से उस व्यक्ति के अपने मर्चेंट अकाउंट में आता था पैसा। अब ये चीज नहीं हो पाएगा 29 तारीख के बाद, कि कोई भी पेमेंट अगर लेगा तो उसके पेमेंट और पेमेंट बैंक में जो पैसा जाता था तो उसका एक उसको क्रेडिट मिलता था, उस दुकानदार को कुछ ना कुछ सुविधाएं, मतलब कुछ क्रेडिट पॉइंट्स उनके रिकॉर्ड होते रहते थे जो आगे चल के उसको काम आता था। तो ये जो प्रक्रिया है कि ग्राहक के पेमेंट दुकानदार पेमेंट बैंक में जो जमा आता था उसके बाद फिर उसके अकाउंट में आता था, ये प्रोसेस नहीं होगा। एक तो ये चीज चेंजेस होंगे। उसके बाद जो दूसरे जो चेंज होंगे वो है कि वॉलेट वॉलेट के थ्रू लोग फास्टैग रिचार्ज करते थे। तो अब क्या अभी क्या होता है कि आप अपने बैंक से कोई भी पैसा पेटीएम वॉलेट में डालते हैं और वॉलेट में डालने के बाद वो पैसा फास्टैग को जाता है। जब आप फास्टैग रिचार्ज करते हैं, अपने गाड़ी के ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं, तो वो पैसा उसको जाता है। लेकिन अब क्या है कि वॉलेट में 29 के बाद कोई पैसा आप नहीं डाल पाएंगे। पेटीएम के वॉलेट में जो पहले से है उसे तो आप खर्च कर पाएंगे, लेकिन कोई पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो कोई से 1 मार्च से अगर कोई पैसा नहीं डाल पाएंगे तो इसका मतलब पेटीएम वॉलेट से कोई भी फास्टैग रिचार्ज नहीं कर पाएगा। अब उसको फास्टैग रिचार्ज के लिए दूसरे ऑप्शन चुनने होंगे। जो दूसरे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, कई सारे बैंक के एप्स हैं, कई सारे पेटीएम की तरह ही वॉलेट हैं, जैसे गूगल पे है, भारत पे है, फोन पे है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और बैंकिंग एप्स हैं। तो जहां पे कि ये सुविधाएं हैं, आप पेटीएम से ये सुविधा 1 मार्च के बाद कोई भी आदमी नहीं ले पाएगा, नहीं, 29 लेकिन फरवरी के। फास्ट उसमें अगर वॉलेट में पैसे हैं बचे हुए तो फास्टैग फिर क्या 1 मार्च से आगे नहीं हो पाएगा, जब 29 तक के बाद? जब तक पैसा जब तक पैसा बचा हुआ है वो आदमी खर्च कर पाएगा, नया पैसा उसमें ऐड नहीं कर पाएगा।
पहले से अगर पेटीएम, इवन की पेटीएम बैंक में भी पैसा है, तो उसके लिए भी मौका दिया है कि आप अपना पैसा निकाल के अपने अकाउंट में कहीं भी आप ट्रांसफर कर लीजिए। पेटीएम बैंक में आप पैसा मत रखिए। एक दिक्कत होगी कि मान लीजिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आप किसी को कैश पेमेंट करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को ऑनलाइन, मान ली 10,000 15,000 आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड से आप 10,000 लेकर के किसी को आप भेज सकते हैं। तो उसमें लोग क्या करते थे कि क्रेडिट कार्ड्स को पेटीएम से लिंक करके पैसा पेटीएम वॉलेट में ले जाते थे, और पेटीएम वॉलेट से पैसा ले करके फिर वापस अपने अकाउंट में लेके आते थे, और अकाउंट में ला करके आप किसी को सेंड पैसा भेज सकते थे, तो आपका काम हो जाता था। ये काम अब नहीं होगा 29 के बाद। आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसा नहीं ले जा सकेंगे, और वॉलेट से फिर वापस अपने अकाउंट में लेके नहीं आ सकेंगे। तो ये चीज चेंजेस होंगे 29 तारीख के बाद। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो व्यक्ति अपने पेटीएम के अकाउंट को पेटीएम बैंक के अलावा किसी दूसरे थर्ड पार्टी, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, कैनरा, कोई सा बैंक है, कोई भी जहां पे आपका अकाउंट है, मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो उस अकाउंट को अगर मैं पेटीएम से लिंक कर रखा हूं, तो होगा क्या कि हमें अगर पेटीएम के थ्रू किसी को पेमेंट करना होगा, तो वो होता रहेगा 29 के बाद, उस सर्विस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डिजिटल इंडिया का जो अगर ग्रोथ आप देखेंगे, तो पेटीएम जैसे कंपनियों के ग्रोथ से ही डिजिटल इंडिया आज सक्सेस हुई है भारत के लिए। उसमें डिजिटल पेटीएम जैसे कंपनियों की, इसके जैसे भारत में 10-20 कंपनियां अगर है तो उनकी बड़ी भूमिका है नहीं, भारत लेकिन में। अब तो यही आरोप लग रहे हैं ना कि भाई अब तो कह रहे हैं पेटीएम का मतलब है पे टू मोदी। आज सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है ये। और इवन राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कहीं पहले का, कि उन्होंने कहा था कि भाई ये सिर्फ एक आध लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी ने ये सब कैशलेस ट्रांजैक्शन और ये तमाम चीजें शुरू की है जो आप कह रहे हैं। तो ले दे देखिए, करके तो फिर वही बात सामने आ रही है कि मोदी ने जो ये शुरुआत की है वो सब गड़बड़ था, क्योंकि अब इस पे शक शक हो गया है पेटीएम पे। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है, खबरें छप रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होगी, ऐसी भी बात है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन राजनीति एक अलग बात है। पे टू मोदी कहना विरोधियों के लिए या उनके आलोचकों के लिए वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप भारत के डिजिटल ग्रोथ को देखेंगे, तो उसमें स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। जो फिनटेक कंपनियां थी, अगर उसको प्रमोट नहीं किया जाता, अगर उसको मान लीजिए आगे नहीं बढ़ाया जाता, कि जो डिजिटल भारत का सपना है वो कैसे पूरा होता है। आज आज देखिए कि भारत में दुनिया में विकसित देश अमेरिका है, या यूरोप के कई सारे विकसित देश हैं, इवन कि चाइना बड़ा देश है, इसके बाद भी भारत में डिजिटल लेन देन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। और इवन कि छोटे छोटे जो लोग हैं वो भी डिजिटल, सब्जी वाले, दूध वाले, वो डिजिटल पेमेंट लेने लगे हैं, देने लगे हैं। तो इस क्रांति को आप छोटे रूप में नहीं देख सकते, और किसी राजनीतिक चिंतन से या राजनीतिक आरोप लगा करके इस यात्रा को, इस सक्सेस को आप खारिज नहीं कर सकते कि हाँ ये हो गया, चाहे वो हो गया, पेटू मोदी हो गया, या डिजिटल डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं। तो आप अब ये समझिए कि तो क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि जब राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लेके आए थे, तो उस समय में भारत के वामपंथी पार्टियों ने काफी विरोध किया था कि इससे काम छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर भी राजीव गांधी लेके आए, और भारत में कंप्यूटर ने कितना बदलाव किया लोगों के जीवन शैली में, वो सबने देखा, प्रगति में हिस्सा बना। तो वो जो बदलाव, वो जो एक्सेप्टेंस हुआ, उसी तरह से जब आप जब मान लीजिए डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार ही तो आइडिया लेके आई थी पहले। भारत सरकार, मोदी सरकार ने आ करके उसको बहुत बृहद लेवल पे, उसको एक अभियान के तौर पे डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया, और लोगों को आदत लगाई कि भाई आप डिजिटल पेमेंट करिए।
उससे दोनों फायदे हुए कि बैंकिंग सिस्टम पे जो लोड था वो थोड़ा कम हुआ। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आई कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो एक हुआ। तो जो पैसे का लेन देन है उसको चैनलाइज किया गया, उसको ट्रांसपेरेंसी उसमें लाई गई। तो कोई भी व्यवस्था आप शुरू करते हैं तो आरोप आप पे लगते हैं। आप देखिए कि धीरू भाई अंबानी ने भारत में पेट्रोलियम जगत में कितनी बड़ी क्रांति की थी। लेकिन जब वो आए थे और अपनी कंपनी उनका की ग्रोथ कर रही थी, तो इसी कांग्रेस सरकार से उनके कि भाई सरकार ने फायदे पहुंचाए, ये किया वो किया, आरोप लगते थे। लेकिन एक कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें पॉलिसी वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सरकार की बड़ी मदद होती है कोई भी कंपनी की ग्रोथ में। भारत अगर आज मान लीजिए कोई भी वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, चाहे वो भारत की 100 कंपनी, 200 कंपनियों का आप ले लीजिए जो बड़ी कंपनियां हैं, वो तो वेल्थ क्रिएशन में शामिल है, तो उसमें सरकार का योगदान है और सिस्टम जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसका योगदान है। वैसे ही डिजिटल सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर को आपको अगर मजबूत करना है, अगर फिनटेक सेक्टर को आपको आगे बढ़ाना है, तो आपको पॉलिसी वाइज आपको सरकार को समर्थन देना होगा। पेटीएम की अगर साख गिरेगी तो आपकी भारत की साख गिरेगी। आप भारत दुनिया में मान लीजिए पेटीएम एक बड़े ब्रांड है। वित्तीय डिजिटल लेन देन को इस लेवल पे ले जाने में फायदा है। हो सकता है कि पेटीएम के डाउनग्रेड से जो दूसरी उनकी आर्क राइवल कंपनियां हैं, जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं, उनको फायदा हो जाए कुछ देर के लिए। लेकिन उनको भी चिंता होगी कि कल हो सकता है कि उनपे कोई आंच आ जाए। आपको याद होगा कि पेटीएम के जो ओनर हैं, विजय शेखर जी, विजय शेखर जी अली बाबा से प्रभावित होकर भारत में एक वॉलेट पेमेंट सिस्टम शुरू किया। तो जहां देश में आप समझिए कि लाखों बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी डिग्री लाकर भी उसे रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस स्थिति में एक व्यक्ति जो कि यूपी के अलीगढ़ के एक शिक्षक का बेटा वहां से निकलते हैं और एक पूरे भारत में एक पेमेंट की क्रांति लेके आते हैं। आप देखेंगे तो उसके बाद जो है भारत में 50 वॉलेट सिस्टम आया। लेकिन भारत में जो शुरुआत करने वाले हैं, जैसे विदेश में पेपल ने इंटरनेशनल पेमेंट को क्रांति दी, उसी तरह से भारत में ऑनलाइन पेमेंट को पेटीएम ने क्रांति दी, एक तरह से बुनियाद रखी भारत में। और फिनटेक सेक्टर की जो ग्रोथ है वो पेटीएम जैसे कंपनियों के ग्रोथ से उसकी सफलता जाहिर होती है। तो उस कंडीशन में जो पेटीएम अगर मान लीजिए कि अपनी बैंकिंग सिस्टम का, अपने वित्तीय जो भी स्थिति है उस, या अपने स्पेशल अधिकार का अगर कुछ उसने गलत किया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसको सुधार का एक मौका देना चाहिए। जो मैं एक भारतीय नागरिक के तौर पे समझता हूँ कि कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको आप चेतावनी दी, क्योंकि 2017 में इनको लाइसेंस मिला था पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो अगर मान लीजिए आपने इनको लाइसेंस दिया है तो इस वक्त इसका मतलब उस वक्त वो सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे, और पूरा कर रहे थे तभी आपने उसको लाइसेंस दिया। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।